नमस्कार मित्रों, रिट परीक्षा 2021 के लिए यानी 25 अप्रैल को होने वाली परीक्षा के लिए मित्रों हम लाए हैं गोल्डन सीरीज का भाग 13 मित्रों, जिसके अंतर्गत आपको मनोविज्ञान का मॉडल पेपर मिलेगा जो लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए ही बड़ा महत्वपूर्ण है। तो चलिए मित्रों जल्दी से प्रारंभ करते हैं एजुकेशन साइकोलॉजी को। मित्रों अगर अभी तक भी आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से राहुल छिपा YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार के प्रश्न पत्र आपको मिल सके। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न मित्रों, पहला प्रश्न क्या कहता है? एक शिशु अपने पिता को अन्य पुरुषों से अंतर करने में समय लगाता है। विकास का यह दृष्टिकोण निम्न सिद्धांत के कारण होता है। यानी एक जो बच्चा है, छोटा बालक है, वो अपने पिता को दूसरे पुरुषों में से पहचानने के लिए, अंतर करने के लिए समय लगाता है। तो वह कौन सा है मित्रों? आइए ऑप्शन देख लेते हैं। पूर्ण से अंश का सिद्धांत, ऑप्शन बी अंश से पूर्ण का सिद्धांत, ऑप्शन सी केंद्र से परिधि का सिद्धांत, या ऑप्शन डी सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। तो ये शिशु किस प्रकार से अन्य पुरुषों से अपने पिता को अंतर करने में समय लगाता है, कौन सा सिद्धांत इसके अंदर यूज करता है मित्रों? तो देखिएगा मित्रों, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। यानी सामान्य से जो विशिष्ट का सिद्धांत है, उसके पापा इन सब पुरुषों में से अलग है तो वह इस सिद्धांत का उपयोग करता है। बहुत अच्छा प्रश्न है मित्रों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है मित्रों? किशोरा अवस्था का वह काल जिसमें बालक और बालिका मानसिक, भावात्मक, सामाजिक और शारीरिक रूप से बाल्य अवस्था से वयस्कता की ओर बढ़ते हैं। यह परिभाषा किसने दी थी? देखिएगा बच्चों, जब किशोरावस्था का समय आता है तो बाल्य अवस्था से वह किशोरावस्था की ओर बढ़ता है तो उसमें बहुत सारे परिवर्तन होते हैं बालक बालिकाओं में। तो यह परिभाषा किसने दी थी मित्रों? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए डोरथी रोजर्स, ऑप्शन बी जर्सील्ड, ऑप्शन सी जे.ए. हेडफील्ड, या ऑप्शन डी जीन पियाजे। किसके द्वारा ये परिभाषा दी गई थी मित्रों? जल्दी से सोचिए। एजुकेशन साइकोलॉजी में मनोविज्ञान के अंतर्गत मित्रों किशोरा अवस्था से ये संबंधित जो प्रश्न है इसका आप उत्तर बताइए। तो देखिएगा मित्रों, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी जर्सील्ड महोदय ने यह परिभाषा दी थी। क्या दी थी? कि जो किशोरावस्था काल है वो बालक बालिकाओं में जो बाल्यावस्था से वयस्कावस्था की जाते हैं तो उनमें मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और शारीरिक रूप से परिवर्तन होते हैं। मित्रों आपने देखा भी होगा, एक बालक जब बड़ा हो जाता है, बाल्यावस्था से किशोरावस्था में आता है तो उसकी आवाज़ भारी होने लग जाती है, उसके दाढ़ी मूंछ आने लग जाती है और वह विपरीत लिंगों के प्रति भी आकर्षित होने लगता है। उसे अपने जो समूह है या समाज में वो प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहता है। तो अनेक ऐसे कारण किशोरावस्था में परिवर्तन के कारण होते हैं। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 हमारा क्या कह रहा है कि कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की एक ऐसी अवस्था जिसमें कोई व्यक्ति अपनी नैतिकता को वर्तमान में प्रचलित सामाजिक मानदंडों या नियमों के अनुसार आंकता है को जाना जाता है। किस प्रकार से जाना जाता है मित्रों? आइए इसको समझ लेते हैं। देखिए मित्रों, एक बार प्रश्न का आप सही तरीके से समझिएगा। कोहलबर्ग जो विद्वान है, इन्होंने कहा कि जो नैतिक विकास एक ऐसी अवस्था है, यानी नैतिक विकास ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति का क्या होता है, नैतिकता को वर्तमान में जो प्रचलित हमारा सामाजिक मानदंड है यानी सामाजिक जो नियम कायदे हैं उनके अनुसार आंका जाता है नैतिकता को हमारे नैतिक विकास के लिए। तो देखिएगा इसके अंदर कौन सा होगा? तो आइए ऑप्शन 1 देखते हैं, नैतिकता का पूर्व परंपरागत स्तर, ऑप्शन बी नैतिकता का परंपरागत स्तर, ऑप्शन सी नैतिकता का पश्चिम परंपरागत स्तर, या नैतिकता का गैर परंपरागत स्तर। ये जो आंकता है वो किस नाम से जाना जाता है या किस प्रकार से उसको बताया जाता है? तो देखिएगा मित्रों, जब नैतिक विकास का इस प्रकार प्रचलित मानदंडों यानी सामाजिक मानदंडों के अनुसार आंका जाता है तो उसे कहेंगे मित्रों नैतिकता का परंपरागत स्तर कहेंगे मित्रों।
ऑप्शन सी जो है इसके अंदर एकदम सही उत्तर होगा मित्रों। तो ध्यान रखिएगा, यह जो बात किसने कही है, कोहलबर्ग ने कही है। चलिए मेरे साथियों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है, सानिध्य हिंदी कविता की आलोचनात्मक व्याख्या प्रस्तुत कर लेता है। सानिध्य कोई लड़का है जो हिंदी कविता की आलोचनात्मक व्याख्या प्रस्तुत कर लेता है। तो सानिध्य का यह अधिगम व्यवहार किस अनुक्षेत्र में रखा जा सकता है, यानी जो ऐसा वो व्यवहार करता है, यानी वो कविता का आलोचनात्मक व्याख्या प्रस्तुत कर सकता है, उसको किस क्षेत्र के अंतर्गत हम रख सकेंगे। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र, ऑप्शन बी भावनात्मक अनुक्षेत्र, ऑप्शन सी भावनात्मक और मनोगतिक अनुक्षेत्र, या ऑप्शन डी संज्ञानात्मक और भावनात्मक क्षेत्र। किस क्षेत्र अनुक्षेत्र के अंतर्गत इसको रखा जाएगा कि एक जो बालक है सानिध्य वह हिंदी कविता की आलोचनात्मक व्याख्या प्रस्तुत कर लेता है। तो देखिएगा मित्रों, जब कोई ये आलोचनात्मक व्याख्या प्रस्तुत कर देता है तो यह जो रखा जाएगा मित्रों, किस क्षेत्र में रखा जाएगा, तो ऑप्शन ए संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र के अंतर्गत ये रखा जाएगा। यह हमें ध्यान रखना है। अच्छा प्रश्न है साथियों, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मित्रों। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है, अजनबियों का भय जो बच्चे विकसित करते हैं खालिस्तान के कारण होता है। यानी अजनबियों का भय जो बच्चे विकसित करते हैं वह किसके कारण होता है मित्रों। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए क्रिया प्रसूत प्रानुकूलन, ऑप्शन बी चिर प्रतिष्ठित प्रानुकूलन, ऑप्शन सी संकेत अधिगम, या ऑप्शन डी अंतर्दृष्टि अधिगम। किसके अंतर्गत ये आएगा कि अजनबियों का जो भय बच्चों को लगा रहता है। तो देखिएगा मित्रों, चारों ऑप्शन के अंतर्गत देखें तो बच्चों को अगर हम देखते हैं तो क्रिया प्रसूत अनुबंध तो होता ही नहीं है कि उनको ये पहला ऑप्शन तो कट हो जाएगा। कारण है कि उन्हें अनुबंधन थोड़ी दिया जाता है, क्रिया प्रसूत है तो वो नहीं दिया जाता। संकेत के द्वारा भी वह अजनबी उद्देश्य का भय नहीं बनता है। अंतर्दृष्टि अपने मन से उनके अंदर अंतर्दृष्टि ऐसी होती नहीं कि हाँ मुझे इससे डरना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी चिर प्रतिष्ठित प्रानुकूलन, यानी जो पहले से चला आ रहा है तो किसी भी दूसरे को देखते ही, अपने परिवार के अलग देखते ही बच्चे को भय लगता है। ये हमें ध्यान रखना चाहिए। चलिए मित्रों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है मित्रों, क्रिया प्रसूत अनुकूलन में पुनर्बलन निर्भर करता है। क्रिया प्रसूत अनुकूलन में पुनर्बलन निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है मित्रों। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए उद्दीपक की प्रकृति पर, ऑप्शन बी अनुक्रिया की प्रवृत्ति पर, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों पर, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सोचिए मित्रों, इन में से कौन सा आंसर हो सकता है कि क्रिया प्रसूत अनुकूलन में पुनर्जो बलन है निर्भर करता है। तो देखिएगा मित्रों, क्रिया प्रसूत अनुकूलन के अंतर्गत जो ये पुनर्बलन जो निर्भर करता है उसका सही आंसर होगा अनुक्रिया की प्रवृत्ति पर। अनुक्रिया किस प्रकार से हो रही है क्रिया प्रसूत अनुबंधन के अंतर्गत, तो इस आधार पर जो पुनर्बलन फीडबैक दिया जाता है वो इस पर अनुक्रिया की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। चलिए मित्रों, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। प्रश्न संख्या 7 हमारा कह रहा है, राघव बोर्ड परीक्षा के लिए कठिन परिश्रम कर रहा है। उसके पिता ने उसे अच्छे अंक लाने पर मोटरसाइकिल देने का वादा किया है। इसका अर्थ है मित्रों, देखिएगा एक बालक है, वो मान लीजिए 10वीं बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर रहा, 10वीं की तैयारी कर रहा। उसके पापा जो हैं उसको कहते हैं बेटा अगर तेरे अच्छे अंक आए, अच्छे नंबर आए तो मैं तुझे मोटरसाइकिल दूंगा, ये मैं प्रॉमिस करता हूँ। तो इसका अर्थ क्या होगा, उसके पापा ने उसको कौन सी प्रेरणा दी है। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए गणितीय प्रेरणा, ऑप्शन बी आंतरिक प्रेरणा, ऑप्शन सी बाह्य प्रेरणा, या ऑप्शन डी आंतरिक और बाह्य प्रेरणा दोनों दी है। तो देखिएगा मित्रों, जब कोई व्यक्ति अपने बच्चे को इस प्रकार की प्रेरणा देगा कि अच्छे अंक लाओगे तो मोटरसाइकिल दिलाऊंगा, तो ये कौन सी प्रेरणा होगी। देखो अगर अपन सामान्यतः समझे तो गणित से संबंधित प्रेरणा तो हो ही नहीं सकती। अच्छा, अपने आप बच्चे को ऐसा लग ही नहीं रहा है मित्रों कि मोटरसाइकिल उसको मिलेगी है, और ये दोनों भी नहीं एक साथ नहीं दे सकता। तो मित्रों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बाह्य
प्रेरणा, यानी बाहर से शरीर के बाहर से, आंतरिक नहीं दे रहा, बाह्य प्रेरणा दे रहा है कि आपको मैं मोटरसाइकिल दिलाऊंगा, आपके अच्छे नंबर आएंगे। तो प्राय हमने देखा मित्रों कि माता पिता अपने बच्चों को कभी कभी ऐसा करते हैं, तो उसके अंतर्गत ये जो भी आएंगे, चाहे वो मोटरसाइकिल देने का वादा करें मित्रों, या घड़ी देने का वादा करे, या कहीं घुमाने लेने जाने का वादा करे, तो ये सभी जो किस्में आ जाएंगे बाह्य प्रेरणा के अंतर्गत आ जाएंगे। मित्रों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मित्रों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है? स्वयं और दूसरों की अनुभूतियों एवं भावों को देखने, समझने व उनमें विभेदन करने की योग्यता को कहते हैं। स्वयं के और दूसरों के, मित्रों देखिए, अपने और दूसरों की जो अनुभूतियाँ होती हैं, भाव को होते हैं, उनको देखने, समझने, उनका विभेदन करने की जो योग्यता होती है, उसे क्या कहते हैं? आइए ऑप्शन देखते थे। सांवेगिक बुद्धि, व्यवहारिक बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि, या इनमें से कोई नहीं। किस प्रकार की जो बुद्धि होगी जो दूसरों और खुद के अनुभूति भाव को देखने, समझने में और उनका विभेदन करने की योग्यता होती है मित्रों? तो देखिएगा प्रश्न संख्या 8 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सांवेगिक बुद्धि इसके अंतर्गत आएगी, जो स्वयं का यानी खुद का और दूसरों की अनुभूति और भावों को देखने, समझने और उनमें विभेदन करने की योग्यता रखती है। अच्छा प्रश्न है मित्रों, आप इसका ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 9 हमारा क्या कह रहा है मित्रों? प्रश्न संख्या 9 हमारा कह रहा है, हम में से कुछ लोग कुछ तो लंबे हैं और कुछ छोटे हैं, कुछ गोरे हैं और कुछ जो काले हैं, कुछ लोग मजबूत हैं और कुछ लोग कमज़ोर हैं। यह कथन किस स्थापित सिद्धांत पर आधारित है? मित्रों ये कुछ व्यक्तियों के लंबाई, छोटापन, गोरे, काले, लोग मजबूत है, लोग कमज़ोर है, ये किस सिद्धांत पर आधारित है, इसके बारे में पूछा गया है। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, बुद्धि व लैंगिक विभिन्नता पर। ऑप्शन बी, बुद्धि व प्रजाति विभिन्नता पर। ऑप्शन सी, व्यक्तिक विभिन्नता पर। ऑप्शन डी, व्यक्तिक प्रगतिशीलता पर। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा मित्रों? आइए हम देखते हैं। देखिए मित्रों समझिएगा, जभी भी किसी व्यक्ति के बारे में बात की जाए या लोगों के बारे में, लंबा, छोटे, गोरे, काले, मजबूत, कमज़ोर आदि के बारे में बताया जाए, तो वह सभी आएंगे ऑप्शन सी, व्यक्तिगत विभिन्नता पर आधारित होंगे, और यही सिद्धांत इसके अंतर्गत है मित्रों, हमें इसका ध्यान रखना है। चलिए मित्रों अच्छा प्रश्न है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है मित्रों कि निम्नलिखित में से कौन सा अल्बर्ट बांडुरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत का एक चरण नहीं है? यानी कौन सा जो बांडुरा ने दिया था वो सिद्धांत, जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत है, उसके अंतर्गत नहीं आता है। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, व्यवहार को जानना और उसका प्रत्यक्षण करना। ऑप्शन बी, व्यवहार का स्मरण करना। ऑप्शन सी, स्मृति को क्रिया में बदलना। ऑप्शन डी, अनुकरणित व्यवहार का सामान्यीकरण करना। कौन सा होगा मित्रों जो ये विद्वान जो अल्बर्ट बांडुरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है? तो देखिएगा मित्रों, इस प्रश्न संख्या 10 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, व्यवहार का स्मरण करना सामाजिक अधिगम सिद्धांत का चरण नहीं है मेरे मित्रों, ये ध्यान रखिएगा। और बाकी जो तीनों हैं, व्यवहार को जानना, उसका प्रत्यक्षण करना है मित्रों, स्मृति को क्रिया में बदलना ये भी है, अनुकरणित व्यवहार का सामान्यीकरण करना ये भी है, जबकि ये जो 2 नंबर है मित्रों ये नहीं होगा। तो प्रश्न संख्या 10 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, व्यवहार का स्मरण करना इसके अंतर्गत नहीं होगा। मित्रों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और अपने सभी साथियों में शेयर कीजिएगा, ताकि आपको इसी प्रकार की प्रश्नोत्तरियाँ, मॉडल पेपर मिलते रहें। चलिए मित्रों अगले वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।